अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम FIA एक्ट 1974 इंशाल्लाह बड़े बेहतरीन अंदाज में आसान अल्फाज में जो है वो कवर करेंगे। तो FIA एक्ट जो है, सबसे पहले जो है इसका एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, वो ये है कि टोटल इसके सेक्शंस कितने हैं। तो इसके टोटल जो है वो 10 सेक्शन है, तो ये आपने याद रखना है। अब हम आगे जो है ना, हाँ, शेड्यूल भी है इसका, ठीक है। तो उसके अंदर जो ऑफेंसेस हैं वो दिए गए हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। सबसे पहले देखें जी, आपके पास टाइटल जो है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। और दूसरी चीज इसके बिल्कुल नीचे लिखी हुई है जिसके अंदर 1975 का जिक्र है, यानी कि FIA का एक्ट जो है वो बन 1974 में गया था, लेकिन अप्रूव जो है वो अगले साल होता है जाके 1975 के अंदर, इंप्लीमेंट 1975 के अंदर होता है, ऑफिशियल गेजेट के अंदर पब्लिश कब होता है जी, 13 जनवरी 1975 को। तो ये आपने MCQs याद रखना है, ठीक है जी। आगे जो है वो कहता है कि ये वाला जो एक्ट है ऊपर, वो FIA को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया। फिर यहां पे वो ये कहता है कि जो वफाकी हुकूमत है उससे मुतल्लिक कुछ ऐसे केसेस थे, ऐसे मामलात थे, ऐसे जराइम थे जिसके अंदर तहकीक लाजमी होती है। तो वो तहकीक करने के लिए एक वफाकी इदारा बनाया जा रहा है, जिसे क्या नाम दे दिया गया जी, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जाहिर है वफाक का है तो उसको वफाकी नाम दे दिया, ठीक है जी। अगर किसी सूबे का होता तो प्रोविंशियल नाम दे देते इसको। अब जो इसके 10 छोटे छोटे से सेक्शंस हैं, कोई एक आधा बड़ा भी है, बाकी तकरीबन छोटे छोटे से हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो पहले सेक्शन में जो है ना वो ये कहता है कि शॉर्ट टाइटल बताता है आपको, एक्सटेंट बताता है उसकी, और कमेंसमेंट बताता है। तीन चीजें हैं, बड़ी आसान सी हैं। टाइटल क्या है अभी आपने ऊपर पढ़ लिया इसका, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट। कौन से वाला, 1974 वाला। वो जो पब्लिकेशन वाली डेट है वो नहीं आपने बतानी, जो यहां लिखा हुआ ना देखें, इधर से स्टार्ट हो रहा है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974, इधर तक ये आपने याद रखना है। दूसरी चीज, इसकी कमेंसमेंट पूछता है, वो एक्सटेंट पूछता है। दूसरी चीज पे वो कहता है कि पूरे पाकिस्तान पर ये क्या हो गया है जी, लागू हो गया है, पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरी जितने भी हैं। और साथ में कहता है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं कहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स जो है वो फ्रॉड कर रहा है कहीं पे मुल्तान में बैठ के, और एक शख्स जो है वो दुबई में बैठ के फ्रॉड कर रहा है पाकिस्तानियों के साथ, तो दोनों जो लोग हैं वो उन पर ये FIA का एक्ट लागू होगा। वहां से वो दुबई वाले को भी पकड़ के ला सकते हैं, ठीक है जी। तो देखें जी, होल पाकिस्तान एंड आल्सो अप्लाइज टू ऑल सिटीजन्स, जो मैंने भी आपको बताया, और पब्लिक सर्वेंट्स, जो यानी कि सरकारी मुलाजिम जो होते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स उन्हें कहते हैं, तो उनके ऊपर ये लागू है। और आपने कुछ जो है ना वो एक्ट पढ़े होंगे जिसमें लिखा होता है कि फलां डेट से ये जो है ना वो लागू हो जाएगा, लेकिन ये फौरी तौर पर लागू हो गया था, यानी कि 13 जनवरी 1975 को ही ये लागू हो चुका है। क्लियर हो गया जी, आपका पहला जो है वो सेक्शन था, कंप्लीट हो गया। दूसरे पे देखें, कोई खास चीज नहीं है इसके अंदर, लेकिन MCQs यहां से बनेंगे। डेफिनेशन जो है ये आपका सेकंड जो है ना वो सेक्शन है। अब इसके अंदर जो है ना 8 डेफिनेशंस हैं टोटल, जो मेरा एक पुराना लेक्चर भी पड़ा होगा मेरे चैनल पे ही आप लोग देख सकते हैं। तो उसके अंदर भी मैंने एक आपको निमोनिक्स के थ्रू बताया था कि किस तरह आपने जो है ना ये 8 के 8 याद करने हैं। तो अच्छा, बीच में एक और बात मैं आपके साथ शेयर कर लूं, वो ये है कि अभी क्योंकि आपको पता है FIA की जो जॉब्स आई हैं, कोई 1392 के करीब जो हैं वो जॉब्स आई हुई हैं, कांस्टेबल से लेके असिस्टेंट तक, यानी कि 5वें स्केल से लेके 15वें स्केल की आई हुई हैं। तो इसमें लास्ट टाइम जब 2021 में एग्जाम हुए तब FIA एक्ट नहीं था, लेकिन कुछ जो है वो लोग कह रहे हैं कि इस बार एक्ट होगा, और वो अपने तौर पे भी कई लोगों ने सिलेबस बना के शेयर किया हुआ, उसमें भी एक्ट का जो है ना वो एक पोर्शन दिखाया गया है। तो इसलिए हम आपको एक्ट कवर करवा रहे हैं, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये छोटा सा एक्ट है, तो हमने जो है ना इस तरह आपको कवर करवाना है। दूसरी चीज जो मैंने आपको बतानी है, अभी इंस्पेक्टर और ED की जॉब्स भी एक्सपेक्टेड हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्द आ जाएंगी। तो उसके अंदर तो ये आता है 15 से 20 नंबर का होता है। लास्ट टाइम भी इन्होंने वैसे प्रैंक ही किया था स्टूडेंट्स के साथ, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ प्रैंक कैसे किया था। तो उसके अंदर जो है वो जो क्वेश्चन बनते थे, मतलब 2022 से पहले की आप बात लगा लें, लास्ट 2023 में
मेरा ख्याल जॉब्स आई थी, तो उससे पहले कि आप जो है ना वो लगा लें कि क्वेश्चंस कैसे बनते थे। वो पूछता था जी सेक्शन 2 जो है वो उसका क्या नेम है, फर्स्ट का क्या नेम है, सब सेक्शन पूछ लेता था वो, कि जैसे वो पूछेगा कि डीजी की डेफिनेशन जो है वो किस सेक्शन या सब सेक्शन के साथ है, तो आपने बताना है कि 2C, ठीक है जी, 2C आप बताएंगे कि इसके अंदर किसकी डेफिनेशन है जी, डीजी की है। अब मैं आपको वो बात बताता हूं जी, अभी जो मैं आपको बता रहा था कि जो प्रीवियस मैंने एक ये अपलोड किया हुआ यही वाला एक्ट अपने चैनल पे, तो उसके अंदर मैंने एक निमोनिक्स के थ्रू ये 8 जो है वो याद करवाए हैं। और वो निमोनिक्स क्या थे, निमोनिक्स ये थे कि आगे कार दौड़े, पीछे पीछे सब सवारियां रूले, तो वही वाला मैंने आपको दोबारा बता दिया, तो उसके थ्रू भी आप इसको थोड़ा सा जो है ना वो याद कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी आपको बताता हूँ, देखें जी एजेंसी है सबसे पहले, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका नंबर ए पे क्या बन जाएगा जी, आगे, ठीक है जी, और बी पे क्या है जी आपके पास कोड है, तो सी से आप इसको बना लें, ठीक है जी कार, डी से क्या बना दिया जी हमने, दौड़े बना दिया, उसके बाद डी पीछे पीछे, ठीक है जी, ये पीछे पीछे मैंने लिखा तो इकट्ठा है, तो लेकिन मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सा पहले और कौन सा बाद में, ये हो गया सब। अच्छा जी, ई के बाद एफ पे क्या आ जाएगा जी, सब, और ये क्या है जी, सवारियां, जी के ऊपर आ गया, ये हो गया जी सवारियां, और एच पे क्या है जी, रूले, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर जो ये पी पी 2 बार आ रहा है और एस एस 2 बार आ रहा है, तो कौन सा पहले कौन सा बाद में आएगा, इसको आपने इस तरीके से याद करना है। जैसे हम डिक्शनरी देखते हैं, तो डिक्शनरी के अंदर जो ए होता है वो पहले आता है, बी होता है बाद में आता है, इसी तरह जो है ना ये कंटिन्यू चलता जाता है। और अगर सिर्फ हम बात करें किसकी जी, ए की अगर बात करें, तो ए के साथ जो ए होता है वो पहले आएगा और जो बी होता है वो बाद में आएगा, ठीक है जी। तो इसी तरह होता है ना, तरतीब से चलते हैं। इसी तरह अगर हमने अब डबल ए को ही लेकर चलना हो, तो एक में मैं कहता हूं यहाँ पे जी है और एक में मैं कहता हूं एस है, तो अब तरतीब कैसे होगी, जी वाला पहले आएगा डिक्शनरी में, एस वाला बाद में आएगा। तो यहाँ पे देखें जी आपके पास ये देखें पी आर है, ठीक है जी, और यहाँ पे पी यू है, आर पहले आ जाता है, यू बाद में आता है, तो इस तरह आपने जो पीछे पीछे है ये दो आपके क्लियर हो गए। अब देखें जी आगे जो उसने दिया हुआ ना स्पेशल और स्पेसिफाइड, तो ये सी आई तक, ठीक है जी, स्पेस सी आई यहां तक जो है ना वो दोनों सेम है, लेकिन उसके बाद एफ के अंदर ए है और जी के अंदर एफ है। ए पहले आता है तो हम उसको एफ में रखेंगे, एफ बाद में आता है तो उसको हम जी में रखेंगे। इस तरीके से हमने ये 8 के 8 तरतीब के साथ याद कर लेने हैं। तो होप सो ये आपको याद हो भी चुका होगा। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि डेफिनेशंस में कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं। 8 टोटल डेफिनेशंस हैं और यहाँ से मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस बनते हैं अगर आपके पेपर में एफआईए का एक्ट हुआ तो। अदरवाइज इसे आप आगे जो इंस्पेक्टर ईडी की जॉब्स आनी है उसके लिए भी तैयार कर सकते हैं, तो इसलिए सुन लेने में या तैयार कर लेने में इसे कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले है जी एजेंसी। एजेंसी का वो कहता है कि इस पूरे एक्ट में जहां भी नाम आएगा, ठीक है, तो वो कोई तेल वाली एजेंसी नहीं होगी, बल्कि कौन सी एजेंसी होगी, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी, इसके अलावा और कोई एजेंसी नहीं होगी जहां भी एजेंसी का जिक्र आएगा। ये देखें जी उसने लिखा हुआ है। अच्छा, फिर आगे जाके वो थोड़ा सा मतलब इसी लाइन में एंड पे कहता है कि फेडरल एजेंसी वो है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो वाली जो इस एक्ट के सेक्शन 3 के तहत बनी हुई है। अभी मैं आपको वो दिखा देता हूं। यहाँ पे क्या है जी, सेक्शन 2 है हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास ये सेक्शन 3 आ गया, तो इसके अंदर इसके तहत जो है ना ये कॉन्स्टिट्यूट हुई है। अच्छा, मैं थोड़ा सा 1 मिनट ना पानी पी लूं, मुझे जो है बार बार इशू हो रहा है। अच्छा, अभी आगे चलते हैं। तो एजेंसी की आपको पता चल गया जी। डेफिनेशन कौन सी है, कहता है जो सेक्शन 3 के तहत जो बनी है ना एजेंसी, वो वाली एजेंसी। तो अभी तक बनी नहीं है, अब हम थर्ड पे जाएंगे तो ये एफआईए बन जाएगी। आगे देखें जी सी, वो कहता है कोड, जहां पे भी कोड का नाम आएगा तो उसका क्या मतलब, कोई साइफर कोड होगा, नहीं, बल्कि वो कहता है कोड का मतलब होगा सीआरपीसी। ठीक है जी, सीआरपीसी का आप लोगों को पता होगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और ये 1998 में आया था।
फिर बाद में इसी के अंदर तरामीम करके जो है हम लोग पाकिस्तान वाले उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं आज तक, अपनी जो मुताबिक थी उनको तरमीम करने के बाद। डीजी का जहां भी नाम आएगा तो कौन सा डीजी होगा, DGFIA का होगा, ठीक है, किसी और एजेंसी के डीजी की बात यहां पे नहीं होगी। वो कहता है डीजी का मतलब क्या है जी, जो एजेंसी का। अब देखें यहां पे, देखें मजे की बात, यहीं पे उसने जो है ना ऊपर वाली बात को यहीं पे बता दिया है। वो कहता है देखें, डायरेक्टर जनरल मींस द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एजेंसी। उसने यहां पूरा नहीं लिखा, ठीक है, या तो वो हमें पूरा लिख के बताता कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो क्या लिख रहा है, खाली एजेंसी। इसका मतलब ये है, वो कहता है जहां भी एजेंसी का मतलब लफ्ज आएगा उसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या है, ये पूरे का पूरा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। होप सो अब आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं प्रोविंशियल पुलिस। वो कहता है कि इसका मतलब क्या है, जो पुलिस एक्ट है ना 1861 का, तो मोस्टली प्रोविंशियल पुलिस जो है वो 1861 के एक्ट के तहत बनी हुई है, खास तौर पे जैसे पंजाब पुलिस है। तो वो कहता है प्रोविंशियल पुलिस से मुराद कौन सी पुलिस होगी, जो बनी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पुलिस एक्ट 1861 के तहत, ठीक है। तो ये जितने भी एक्ट है ना, इनके खास तौर पे ईयर्स आप लोगों ने याद रखने हैं, तो वो वहां पे पूछ सकता है कि कब मतलब वो कहेगा पुलिस एक्ट कौन सा, 1860 है, 1862 है, 61 या 63, इस तरह के वो आपको ऑप्शंस देगा। आपने क्या करना है, 1861 वाला वहां पे चूज कर लेना है, ठीक है। तो अब यहां तक की बात सिर्फ ये है कि जहां भी प्रोविंशियल पुलिस का नाम आएगा, इसका मतलब है कि पुलिस एक्ट 1861 के तहत जो पुलिस बनी हुई है वो उससे मुराद होगी, चाहे वो पंजाब की है, चाहे वो सिंध की है, किसी और सूबे की है। अब वो कहता है पब्लिक सर्वेंट। ऊपर मैंने अभी आपको बताया है सीआरपीसी का, ठीक है, एक सीआरपीसी आप लोग नाम सुनते हैं, सीआरपीसी, और एक आप लोग नाम सुनते हैं पीपीसी, ठीक है। तो ये है पीपीसी, पाकिस्तान पीनल कोड जिसे हम कहते हैं। क्लियर हो गया, ये 1860 का है। इतने पुराने पुराने अभी तक हम क्या कर रहे हैं जी, हमने इनको अपने मुताबिक अमेंड किया हुआ है और हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। पीपीसी जो है ना, वो बताता है कि कोई काम करना, कोई भी काम आपने किया वो जुर्म है। फॉर एग्जाम्पल, अब किसी को नहीं पता था कि यार किसी शख्स की तनख्वाह जो है ना वो 30,000 है, और वो किसी सरकारी दफ्तर में बैठा, उसे किसी ने ऑफर करवाई, उसने कहा यार मेरा ये काम कर दो, मैं आपको 30,000 दूंगा। वो बंदा सोच लेता है कि यार 30,000 काम मुझे महीने बाद मिलना है, मैं इसी से ले लेता हूँ, तो मेरे जो काम रुके हुए हैं, कोई वालदैन की दवाइयाँ हैं, कोई बहन भाइयों की शादियां हैं, वो हो जाएंगी, इस तरह की शायद उसको सोच आए, वो पैसे ले लेता है, ठीक है। तो अब कैसे पता चलेगा कि वो काम जो उसने किया है वो दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त? तो पीपीसी के अंदर लिखा हुआ है कि भाई ये काम करना जुर्म है। फॉर एग्जांपल, आप किसी दोस्त का मोबाइल उठा के और तमाम बाकी के दोस्त जो है ना वो दावत खा लेते हैं तो अब आपको कैसे पता चला कि ये जुर्म है? क्योंकि पीपीसी के अंदर लिखा हुआ है कि ये काम जो मोबाइल चोरी किया आपने और साथ आप खाना खा गए हैं, या मोहल्ले का जो मोहल्ले में कोई कुकड़ घूम रहा है उसे उठा के ज़िबा करके खा गए, ये जुर्म है, आपको पीपीसी बताता है। सीआरपीसी क्या बताता है आपको? सीआरपीसी ये बताता है कि अब वो जो जुर्म आपसे हो चुका है उसकी आगे प्रोसीडिंग क्या और कैसे होंगी, एफआईआर कैसे होंगी, अगर पुलिस आएगी तो क्या जिसने मोबाइल चोरी किया उसको उठा के जो है वो फांसी लगा देगी, क्या उम्र कैद की सजा हो जाएगी, ठीक है, या कोई छोटी मोटी जो भी उसकी बनती है सजा वो उसको मिलेगी। वो आपको कहाँ पे पता चलता है? वो आपको सीआरपीसी में पता चलता है। ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। अब देखें, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन जो है ना वो आपको बता रहा है कहाँ पे, पीपीसी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई भी खड़ा हो जाए कल को और वो कहे जी मैं सरकारी अफसर हूँ, सरकारी मुलाजिम हूँ, तो उसे पूछें आप कहाँ काम करते हैं जी, और वो बताए जी मैं एक पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ। तो पेट्रोल पंप पे काम करना जो है वो किसी प्राइवेट पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। तो पीपीसी के अंदर जो है वो डेफिनेशन लिखी हुई है किसकी जी, जो एम्प्लॉइज हैं, क्या बोलते हैं, जो पब्लिक सर्वेंट है ना, उनकी डेफिनेशन पीपीसी के अंदर लिखी हुई है। क्लियर हो गया? तो अब इस पूरी डेफिनेशन को जरा सा शॉर्ट करके मैं चलता हूं आगे। उसने सिर्फ ये पूछा, ये कहा है कि पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या होगा, कोई भी सरकारी मुलाजिम जो कि पीपीसी के अंदर सेक्शन 21 में जिसकी तारीफ मेंशन है वो पब्लिक सर्वेंट होगा। और उसके अलावा वो कहता है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, किसके अंदर जी, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर अगर
कोई कारपोरेशन है, कोई अदर बॉडी है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी, जिसे एडमिनिस्ट्रेट कौन कर रहा है जी, फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी स्पेशल पुलिस। ये नाम आप लोगों ने शायद पहली बार सुना हो स्पेशल पुलिस का, तो आपने पहली बार ही सुना होगा क्योंकि अभी ये मौजूद नहीं है। स्पेशल पुलिस जो है वो खत्म हो चुकी है। 1948 के अंदर जो है ना ये स्पेशल पुलिस बनी थी। ये देखें, पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस कब जी, 1948 में ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। तो अब जहां भी स्पेशल पुलिस का नाम आएगा इसका मतलब वो वाली जो अब बंद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। क्लियर हो गया जी। लेकिन ये ईयर आप लोगों ने याद रखने हैं, ये वो आपसे पूछ लेगा। स्पेसिफाइड पर्सन का पूछता है कि वो कौन है। देखें अभी जिस तरह डिफरेंट एक्ट्स के नाम आप लोग पढ़ रहे हैं ना, इसी तरह एक ऑर्डर था, कौन सा जी, एमलगमेशन था, ठीक है जी। एमलगमेशन का मतलब दो एक्ट को मिला के एक एमलगमेशन बनाया हुआ है। किस किस को जी, एक है जी आपके पास ये रहा प्रोविंशियल पुलिस, ठीक है जी, और दूसरा है जी स्पेशल पुलिस। इन दोनों का एक्ट यानी कि 48 वाला और 62 वाला मिला के एक एमलगमेशन बना लिया, ठीक है। बल्कि प्रोविंशियल पुलिस जो है ना ये 1861 वाला है, और दूसरा कौन सा है, स्पेशल पुलिस का जो अभी आपने पढ़ा 1948 वाला है। इन दोनों को मिला के एक एक्ट कब बन रहा है जी, 1962 के अंदर, उसे एमलगमेशन का। तो कहता है कि उसके तहत जो अब बंदा है ना स्पेसिफाइड पर्सन जो है, ये लास्ट में जाके भी दोबारा से इसका नाम आएगा, तो डेफिनेशन में अगर आप समझ लेंगे तो वहां पे मसला नहीं होगा। तो वो बंदा जो है ना स्पेसिफाइड पर्सन होगा, ठीक है जी, जो इस ऑर्डर के तहत काम कर रहा है 1962 वाले के। और रूल्स का मतलब क्या है जी, जो रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट उसी को हम रूल्स कहेंगे। तो दो अभी तक हमारे क्या है जी सेक्शन हो चुके हैं। अब तीसरे को हम देखते हैं। अब ये एजेंसी जो है कॉन्स्टिट्यूट कैसे हुई है, ठीक है। तो इसी जो है ना वो सेक्शन के तहत हुई है। इसमें वो कहता है कि इस एजेंसी को बनाया गया है किस लिए जी, इंक्वायरी करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और ये किस चीज की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन है, जो शेड्यूल दिया हुआ है उसने ऊपर मेन पे भी मैंने आपको दिखाया था, मैंने आपको कहा था ये मैं आपको बताता हूं, ये जो स्केड्यूल दिया हुआ है ना, तो ये अब आपको लास्ट पेज पे नजर आएगा, ठीक है। ये है जी शेड्यूल लिखा हुआ है ना, और साथ में उसने ये भी कहा हुआ है कि सेक्शन 3 का जो 1 सबसेक्शन है और जो 6 है, और उसके अंदर जो ऑफेंसेस मेंशन है वो वाले ये हैं सारे, ठीक है। अब देखें दोबारा से वापस चले जाते हैं जो हम रीड कर रहे थे, थर्ड वाला इधर, ठीक है। तो अब ये जो शेड्यूल लिखा हुआ है अभी आपने देख लिया कौन सा है, इसके अंदर जो भी ऑफेंस मेंशन है वो कौन देखेगा जी, वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देखेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऑफेंस दिखाता हूं, उसके अंदर पासपोर्ट का ऑफेंस है, उसके अंदर जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है, उसके अंदर कोई सीक्रेट एक्ट है, कोई उसके अंदर करप्शन का है, वगैरह वगैरह। वो सारे ऑफेंसेस एफआईए डील करेगा। देखें वो यहां पे बता रहा है आपको एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 के तहत जो ऑफेंसेस हैं, ठीक है जी, पनिशेबल हैं। और इससे ऊपर भी पहले आप देखें ये वाले ऑफेंसेस जितने भी हैं ना, ये कौन से ऑफेंसेस हैं, ये जो आपके पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना ऑफेंस मैं आपको बताता हूँ, 420 का सबको पता होगा, ठीक है, जो धोखाधड़ी होती है, फ्रॉड होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, 420 का केस। इसी तरह 302 आपको पता है, कत्ल का मुकदमा होता है। तो ये वाले सारे ऑफेंस जितने भी हैं ना, और नीचे भी आपको यहाँ पे देखें जैसे फॉरेनर एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस है, पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस है, ठीक है जी, कस्टम वाला आ गया जी, फॉरेन एक्सचेंज आ गया, फॉरेन एसेट आ गया, नेशनल रजिस्ट्रेशन आ गया, और उसके बाद हाई ट्रियन है, प्रिवेंशन ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज है, बैंक्स है, पासपोर्ट है, ड्रग्स है, मिग्रेशन, एग्जिट, ये एंटी टेररिज्म आ गया, और कंट्रोल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग आ गया, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन है, ये नादरा का आ गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन आ गया, ठीक है जी, कॉपीराइट ऑर्डिनेंस है, इलेक्ट्रॉनिक पीका एक्ट जिसे आप कहते हैं, ठीक है जी, बल्कि नहीं ये वो नहीं है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस है, ये आमला एक्ट आ गया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट आ गया, ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 वाला, और इलेक्ट्रॉनिक ये पीका आ गया, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट आ गया, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग है, ट्रैफिकिंग है, पब्लिक प्रोप्राइटर्स
अब ये सारे के सारे जो है ना ऑफेंसेस डील कर रहा है कौन, और अब मैंने इन्हें एक बार क्यों रीड किया है, साथ में मैंने कहा कि आपको वो वाला प्रैंक भी बता देता हूं जो कि हुआ था 2023 में, जो इंस्पेक्टर और ईडी की सीट्स आई थी। तो उससे पहले क्या होता था, हमेशा इसी 7 पेजेस के अंदर से, बेसिकली 5 पेजेस हैं, 2 पे तो शेड्यूल दिया हुआ है ना, इसी 5 पेजेस के अंदर से जो है ना वो आपसे क्वेश्चन करते थे। और किस तरह के क्वेश्चन करते थे वो स्टार्ट में भी मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन सब सेक्शन पूछ लेते थे, और आगे भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे वो पूछ लेगा कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की सुपरिटेंडेंस किसके पास है, तो आप बताएंगे फेडरल गवर्नमेंट के पास है। वो पूछेगा एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है, तो वो आप बताएंगे कि डीजी के पास है, इनका अपना जो एफआईए का है। तो इस तरह के जो है ना वो आसान आसान क्वेश्चंस आते थे। लेकिन उस पेपर में क्या हुआ जी, डिफरेंट बैचेस थे, कोई 5 बैचेस के अंदर वो पेपर था। और जब पहला बैच आया तो जो समझ लो कि कहते थे ना कि फुली प्रिपेयर्ड हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 मतलब एक्ट का आया, और उसी से वो जो है ना वो काम उनका जो है वो खराब हो गया। तो मोस्टली जो है ना वो सब के गलत हुए, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि कहाँ से आएगा। तो ये अब मैंने आपको जो ऑफेंसेस दिखाए हैं ना, और जिन एक्ट्स के थ्रू जो ऑफेंसेस हो रहे हैं, तो वो यहाँ से आया था। किसी के पास जो है वो कस्टम एक्ट का आ गया, किसी के पास जो है वो स्मगलिंग वाला, आमला एक्ट जो मैंने भी आपको बताया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ इनके जो एक्ट्स है ना वहां से उसने क्वेश्चन उठा के दे दिए। तो अब जो है ना यहाँ पे मैं जो बात ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि देखिए, जो कांस्टेबल से असिस्टेंट वाले हजरात हैं वो इसको पढ़ें, अच्छी बात है, और सोचें कि एडी और इंस्पेक्टर के लिए भी मैं इसे प्रिपेयर कर रहा हूँ। लेकिन अगर तो किसी के माइंड में है ना इंस्पेक्टर या ईडी की तैयारी करना, इट इज़ पॉसिबल कोई ये बाद में वीडियो देख रहा हो जबकि इंस्पेक्टर एडी की जॉब्स आ चुकी हैं, तो उसके लिए अगर आप इसे प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो शेड्यूल के अंदर है ना एक्ट, इनको भी आप लोग पढ़ें। खास तौर पे वो बंदा जो कि कहता है कि मैंने सीट लेनी ही लेनी है। अगर सीट आपने लाजमी तौर पे लेनी है तो फिर आपको ये एक बार जो है ना वो रीड कर लेनी चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट बातें इसमें हों वो आप उन्हें नोट कर लेना, ताकि अगर दोबारा से वही वाला प्रैंक करे एफपीएससी, लेकिन उम्मीद नहीं है कि इस बार वो यहाँ से देगा, वो लास्ट टाइम बस उसने दे दिया। लेकिन अगर जो है वो बुरे वक्त का कोई पता नहीं है ना, कभी भी आ सकता है। अच्छा, तो बहरहाल हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अब शेड्यूल का आपको पता चल गया, तो वो कहता है कि जो शेड्यूल के अंदर ऑफेंसेस दिए हुए, अगर कोई वो अटेम्प्ट करता है, कमिट करता है, अबैटमेंट करता है, तो फिर उसको जो है उसका कला कमा करने के लिए एफआईए बनाई गई है। ठीक है, देखें, अगर किसी ने अटेम्प्ट किया, कमिट किया, ये किसी ने अबैटमेंट की, किसी ने मदद भी की, वो वाले तमाम ऑफेंसेस करने में, तो भी एफआईए जो है क्या करेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और दूसरे में वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो एजेंसी होगी ना, इसमें एक तो जो है डीजी साहब होंगे, जिसे फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। एमसीक्यूज मैंने बताया ना कि बनते हैं, इस तरह के बनते हैं, पूछेगा कि डीजी को कौन अपॉइंट करेगा, फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। और जो अदर मेंबर्स हैं, बाकी के जो मेंबर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उसे भी कौन जो है फेडरल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करेगी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें अदर्स के अंदर बल्कि आगे पावर वाला आएगा, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। ये सुपरिंटेंडेंस और एडमिनिस्ट्रेशन वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो सुपरिंटेंडेंस है वो किसके पास रहेगी जी, ये रहेगी आपकी फेडरल गवर्नमेंट के पास, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रहेगी किसके पास जी, डीजी के पास रहेगी। और एक और चीज ये है कि जो ये वाला डीजी है ये इक्वल होगा, ठीक है जी, किसके जी, इसकी जो पार्ट्स हैं वो इक्वल होंगी, जो आईजी होता है पुलिस का उसके इक्वल होंगी इसकी पार्ट्स। और उसकी जो पार्ट्स हैं वो कहाँ लिखी हुई है, जो पुलिस एक्ट है उसी के अंदर लिखी होंगी, यहाँ पे ये बात बताई हुई है। ठीक है जी, आगे देखते हैं 5वें नंबर वाली चीज। अब ये वो चीज है जिससे आप लोग बड़े फैसिनेट होते हैं। एक तो ये चीज भी है, दूसरी इसकी तनख्वाह भी है एफआईए की। वो कहते हैं यार वहां पे पावर बढ़ी है, एफआईए के अंदर पावर बढ़ी है। अब वो कौन कौन सी पावर्स हैं वो इस एक्ट के अंदर लिखी हुई हैं, जिसकी वजह से आप तमाम लोग जो हैं वो एफआईए ज्वाइन करना चाहते हैं। तो पावर में ये है जी, वो कहता है subject to any order which the federal government may take in behalf the member of agency shall for the purpose of an inquiry and investigation। ठीक है जी, असल चीज जो है ना इनका जो काम है वो क्या है, इंक्वायरी करना, और इंक्वायरी करने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करना। under this act have throughout Pakistan such powers including powers relating to, देखें जी, सबसे पहले आप तलाशी ले सकते हैं, ठीक है जी, आप अरेस्ट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं जी, प्रॉपर्टीज को
सीज कर सकते हैं। ठीक है जी, किसी भी शख्स की आपने तलाशी ले ली, पावर है जी आपके पास। आपने किसी भी शख्स को क्या कर लिया जी, अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट ऐसे नहीं कि मोहल्ले में किसी के साथ जो है वो लड़ाई हुई थी और जैसे ही सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए आके उस बंदे को पकड़ के ले गए, ये वाला अरेस्ट नहीं है। अरेस्ट आप तब करेंगे जब आपको आपके पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन हो कि ये बंदा जो है ये फलां फलां जो ऑफेंसेस हैं उनके अंदर इन्वॉल्व है, तो तब आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं। तो अन्यवा जो है वो अरेस्ट नहीं करना जाके। अच्छा जी, और as such duties, privileges and liabilities as the officer of provincial police have in relation to investigation of offenses under the code। ये कोड देखें, अब यहाँ पे बात आ गई ना, तो अब मैंने आपको क्या बताया था, जहां पे भी ये वाले अल्फाज यूज होंगे इसका मतलब क्या है जी, ये सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1989 जो है ये उसका जिक्र हो रहा है, और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो सबसे पहली पावर आपको पता चल गई है अपनी। अब दूसरी चीज देख लेते हैं, वो कहता है सब्जेक्ट रूल्स इफ एनी मेंबर ऑफ एजेंसी नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। अब ये वाली बात सुन के जो है आप में एक जोश जज्बा आ जाना चाहिए कि हाँ जी मैंने सब इंस्पेक्टर ही भर्ती होना है या फिर इंस्पेक्टर या एडी भर्ती होना है, क्योंकि वो अफसर किसको मान रहा है जी, जो ये काम कर सकता है, जो अरेस्ट कर सकता है, जो कि प्रॉपर्टी सीज कर सकता है, जो कि सर्च कर सकता है, वो एक सब इंस्पेक्टर कम अज कम हो। इससे ऊपर वाले हो सकते हैं यानी कि इंस्पेक्टर, एडी, डीडी, डायरेक्टर वगैरह, लेकिन कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल या एएसआई वगैरह नहीं कर सकते। वो कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, ये वही बात मैंने आपको बताई जो इनका काम है, इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना। अंडर दिस एक्ट एक्सरसाइज एनी ऑफ द पावर ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन एनी एरिया। तो ये क्या कर सकता है जी, ये जो सब इंस्पेक्टर से बिलो ना हो वो वाला ऑफिसर किसी भी एरिया में जहां जाएगा इन्वेस्टिगेशन करने, इंक्वायरी करने, पावर्स कौन सी होंगी उसके पास, जो एक एसएचओ के पास होती हैं, जो कि एक स्टेशन इंचार्ज के पास पावर्स होती हैं, ये वही वाली पावर्स जो हैं क्या करेगा जी, एक्सरसाइज करेगा। उसके बाद हम देखते हैं जी तीसरे नंबर पे वो क्या कहता है जी, विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। फिर से वही बात कर दी उसने, ठीक है जी, आपको जोश दिला रहा है। अथोराइज्ड बाय द डीजी in his behalf may arrest without warrant any person who has committed or against whom a reasonable suspicion exists। वही बात मैंने आपको बताई कि दो बातें वो कह रहा है कि या तो जो डायरेक्टर जनरल है वो उसको इजाजत दे कि आप किसी बंदे को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, या फिर दूसरी बात क्या है, कब अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, जब आपको मतलब सही तरीके से इल्म हो कि हाँ यार पक्का यकीन हो कि ये बंदा जो है इसने ये जुर्म किया है या इस जुर्म में मुलविस है वगैरह वगैरह। तो ये आपकी पावर होगी कि आप विदाउट वारंट जो है क्या कर सकते हैं जी, अरेस्ट कर सकते हैं। 2023 में एक जो है वो सेनेटर ने एक बिल पेश किया था जिसमें इन पावर्स को कम करने का या ख़त्म करने का जो है ना वो कहा गया था। तो उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन भी चली, लेकिन वो बिल मुस्तरद हो गया, वो बिल अप्रूव नहीं हुआ। अगर अप्रूव हो जाता तो फिर अब ये वाली पावर्स आप लोगों के पास ना होती। ठीक है जी। फॉर द पर्पस ऑफ द एक्सरसाइज विद द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी ऑफ द पावर ऑफ एन इंचार्ज of a police station includes any place declared generally or specially by the federal government to be police station within the meaning of the code। कहता है कि अब जो ये वाला थाना है ना, ये वो वाला आम थाना नहीं है कि जाके जैसे यहाँ पे आप पुलिस स्टेशन में एंटर हो गए में या कैसे किसी भी जगह को जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है, जनरली और स्पेशली आप कह सकते हैं कि ये जो है ना मैंने पुलिस स्टेशन यहाँ पे अपना बना लिया और मैं यहाँ का क्या हूँ जी, एसएचओ हूँ। अब जो भी इंक्वायरी करनी है, अब देखें ना जिस तरह एक एसएचओ के पास इख्तियार होता है किसी को पकड़ने का, ऑफेंस करने वाले बंदे को, तो वगैरह वगैरह वो सारे जो है ना अब ये इस्तेमाल कर सकता है, जो कि कम से कम सब इंस्पेक्टर है एफआईए का। और लास्ट पे जो है वो क्या कहता है, लास्ट पे वो ये कहता है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर शकूक व शुबहात है आपको कि ये फलां जो ऑफेंडर है उसकी है, या किसी तरीके से भी जो है ना वो आपको लगे कि जो ऑफेंसेस हैं या ऑफेंडर है उसके साथ इसका कनेक्शन है, तो आप उस बंदे को, जिस बंदे की वो जायदाद है, उसे जाके कह सकते हैं कि भाईजान आपने इसको डिस्पोज ऑफ नहीं करना जब तक हम आपको नहीं कहते, ना आपने इसे किसी के नाम पे ट्रांसफर करना है, ना आपने इसे बेचना है, कोई भी आपने इसके साथ जो है ना वो हरकत नहीं करनी। ठीक है जी, जब तक एफआईए इसके ऊपर हाथ रखे हुए है।
तो बाज़ औक़ात होता है ना, जैसे यहाँ पे भी सोसाइटीज़ हैं मुल्तान में काफ़ी, वो उनके केसेस चल रहे होते हैं, किसी का नैब में, किसी का एफआईए में वगैरह वगैरह, तो वो फिर डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते ना तब तक। तो वो कहता है कि ये काम जो है ना, ये पावर आपके पास है कि आप उस बंदे को रोकें, लेकिन अगर वो बंदा कहता है कि नहीं जी, मैं तो आपसे भी बड़ा जो है वो फनकार हूँ और मैं तो बेच दूंगा ये चीजें, फिर उस बंदे के लिए क्या है जी, 1 साल की, ठीक है जी, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट है, यानी कि कैदे बामुशक्कत जो होती है, या फिर जुर्माना है, या दोनों चीजें जो है उसको दी जाएंगी। 5 हो गए जी, आगे चलते हैं हम। ये है 5A, लेकिन उसने इसको पता नहीं क्यों 57 लिख दिया है। ये क्या है जी, 5A है, ठीक है। 5 के बाद 5A फिर 6 आएगा। क्लियर हो गया जी। वो कहता है कि सर्टन ऑफिसर्स जो हैं उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं ना, वो कहा जाएगा। और वो कौन से हैं जी, वो 2 बंदे हैं। एक है जी असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल है, और दूसरा है जी डिप्टी डायरेक्टर लॉ है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है जी, जो केस लड़ रहा होता है गवर्नमेंट की तरफ से, और जो भी सबूत होते हैं, गवाह होते हैं, पेश करने होते हैं उसने, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह देने होते हैं। तो अब एफआईए की तरफ से अगर कोई केस चल रहा है किसी केस के अंदर, किसी स्पेशल केस के अंदर, ये भी उन्होंने स्पेशल कोर्ट के अंदर, ये भी उन्होंने कहीं लिखा होगा, ठीक है, तो फिर कौन पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, या तो एडी लीगल होगा या डीडी लॉ होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 6 नंबर पे। वो कहता है कि एक जो नीचे भी मैंने आपको शेड्यूल दिखाया, उसके अंदर फॉर एग्जांपल एक उन्होंने ऑफेंस दिया हुआ है पासपोर्ट का। अब वो उस शेड्यूल को अमेंड करना चाहें, वो कहें जी यार ये पासपोर्ट वाला काम इनसे निकाल लो, वो सिर्फ पासपोर्ट ऑफिस वालों को दे दो कि अगर कोई 2 नंबरी करता है पासपोर्ट के अंदर, ठीक है, या फिर इसी तरह जैसे मैंने आपको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट दिखाया, वो कहते हैं कि ये सिर्फ पुलिस के हवाले कर दो। तो उसमें से कोई भी ऑफेंस वो निकालते हैं कि ये अब एफआईए इसको डील नहीं करेगा, तो वो काम कौन कर सकता है, ठीक है, जो शेड्यूल है उसे अमेंड कौन कर सकता है। बेसिकली ये 6 नंबर पे वो ये कह रहा है, कहता है जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एक नोटिफिकेशन करेगी ऑफिशियल गैजेट में, और उसके थ्रू उस जो शेड्यूल था उसको अमेंड कर सकती है। 6 हो गए जी, बड़े आसान से हैं। अच्छा, एक और चीज वो कहता है कि अमेंड किस तरह कर सकती है, अमेंड करने में उसमें कोई चीज डाल भी सकती है और कोई चीज निकाल भी सकती है, ठीक है जी। तो ये दोनों चीजें, जिस तरह अभी तो एनसीसीआई अलग हो गया है ना, अदरवाइज साइबर क्राइम जो है वो इनके पास थे सारे के सारे, इनका अलग से एक विंग बना हुआ था ना साइबर का। अच्छा, 7 पे देखते हैं। वो कहता है डेलीगेशन ऑफ पावर, डीजी होता है जो उनका डायरेक्टर जनरल है, वो इन रिटर्न अपनी पावर्स किसी और को भी दे सकता है, जैसे कि एडिशनल कौन होते हैं, डीजी होते हैं, ठीक है जी। जैसे कि आप इनका कौन हो गया, एडिशनल डीजी हो गया, या फिर डिप्टी डीजी हो गया, या फिर डायरेक्टर हो गया, या फिर डीडी हो गया, या फिर एडी हो गया, या इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है। तो जो डीजी है वो इन रिटर्न जो पावर्स ये इसके पास होती हैं, वो किसी को भी क्या कर सकता है जी, वो दे सकता है, डेलीगेट कर सकता है। 8 पे देखते हैं। इसके अंदर वो ये कहता है कोई भी बंदे से मुराद है, चाहे वो एजेंसी का मेंबर है, एफआईए का मेंबर है, या फिर वो कोई आम बंदा है, वो जब इस एक्ट के थ्रू कोई काम कर रहा है ना, तो उसके खिलाफ जो है कोई सूट, प्रोसिक्यूशन या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी, ठीक है जी। तो ये लिखा हुआ है 8वें के अंदर, और 9वें के अंदर लिखा हुआ है, ऊपर था शेड्यूल को कौन अमेंड कर सकता है, यहां पे है कि रूल कौन बनाएगा, वो भी फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी, वो भी फेडरल गवर्नमेंट का काम है, सुपरिंटेंडेंस भी फेडरल गवर्नमेंट का काम है, डीजी को भी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है जी, अपॉइंट करती है। ये सारे किसके काम है जी, फेडरल गवर्नमेंट के काम है। वो कहता है फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में रूल्स, वही वाली बात, कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। आगे देखते हैं जी। अब जो रूल्स है ना, उसके अंदर जो जो बातें हैं ना, वो कहता है कि जो डीजी है या जो बाकी ऑफिसर्स हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनकी सैलरी क्या होगी, प्रमोशन कब होगी, कैसे होगी, ये सारे मामलात कौन तय करेगा, ये सारे मामलात फेडरल गवर्नमेंट तय करेगा, ठीक है। ए के अंदर ये लिखा हुआ है। फिर वो कहता है कि जो एजेंसी के मेंबर्स हैं, यानी कि जो इसके इंस्पेक्टर, एडीज वगैरह, ये जो बाकी के ऑफिसर्स हैं, तो उनके बारे में वो बता रहा है कि पावर्स एंड फंक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ एजेंसी इन रिलेशन टू द कंडक्ट ऑफ इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस।
तो उसके बारे में जो रूल्स होंगे वो भी कौन देखेगा जी, फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी उसे भी। इसी तरह नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ असिस्टेंस विद एजेंसी में प्रोवाइडेड। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो सूबाई हुकूमत होती है उसकी पुलिस को कोई चीज चाहिए होती है एफआईए से, ठीक है, वो किस रूल्स के तहत एफआईए से वो चीज रिक्वायर करेगा। फॉर एग्जांपल ये तो जो है इनका एक विंग इंटरपोल का भी है कि बाहर से जो मुजरिम है उनको लेके आना। तो अगर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविंशियल पुलिस जो है वो उनको कहती है कोलैब करने का, तो वो उसके रूल्स कौन तय करेगा जी, वो भी फेडरल गवर्नमेंट तय करेगी, ठीक है। पावर्स ऑफ आईजी, अब देखें उसने पीछे बता तो दिया था कि जो डीजी होता है उसके पास आईजी जितनी पावर्स होंगी, लेकिन आईजी की कौन सी पावर्स होंगी कौन सी नहीं होंगी ये कौन तय करेगा, फेडरल गवर्नमेंट तय करेगी। इसी तरह अगर कोई काम अच्छा कर देते हैं ये लोग तो रिवार्ड जो है वो कितना मिलेगा, कैसे और किसको मिलेगा, ये भी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाएगी और वो तय करेगी, ठीक है जी। ये आपको पता चल गया कि अब रूल्स बनाने का इख्तियार किसके पास है, वो वफाकी हुकूमत के पास ही है। रिपील जो है, वैसे आम रूटीन में जो भी आप एक्ट पढ़ते हैं ना, रिपील बड़ा छोटा सा होता है, वो सिंपली ये बता देता है कि यार ये वाला एक्ट आया है ना, तो इस एक्ट के आने से फलां फलां 2 एक्ट या 5 एक्ट जो है ना वो रिपील हो गए हैं, पिछले खत्म हो गए हैं, आज से ये चलेगा, ठीक है। तो इसका जो पहला पॉइंट है ना उसके अंदर यही लिखा हुआ है। तो एक हमने कौन सा देखा था जी, वो जो स्पेशल पुलिस वाला था 1948 वाला, और जो एक एमल कमीशन था, एमल कमीशन में वो जो पुलिस वाला और स्पेशल पुलिस वाला मिला के 1962 में बनाया था, ठीक है। तो उसके जो बंदे थे उन्हें हमने क्या कहा था, स्पेसिफाइड पर्सन कहा था। अभी यहाँ पे उसका भी जिक्र आएगा। वो कहता है इस वाले सेक्शन के अंदर के जो स्पेशल पुलिस वाला ऑर्डिनेंस था 1948 वाला वो, और जो स्पेशल पुलिस और प्रोविंशियल पुलिस की अमलगमेशन थी 1962 वाली वो, ये दोनों क्या हो गए जी, रिपील हो गए, खत्म हो गए, आज से एफआईए का एक्ट होगा। क्लियर हो गया जी। और आगे जाके वो कहता है कि जब ये जो ऑर्डिनेंसेस हैं ऊपर जो 2 बताए कि वो जब रिपील हो गए हैं, तो उसके बाद क्या है जी, जो भी बंदा स्पेशल पुलिस के अंदर था अब वो ऑटोमेटिकली कहां चला जाएगा, वो एफआईए का मेंबर बन जाएगा, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल वो भर्ती हुआ था स्पेशल पुलिस में सब इंस्पेक्टर और उसकी सैलरी थी 60,000, तो अब वो सब इंस्पेक्टर ही 60,000 सैलरी के साथ स्पेशल पुलिस से निकल के कहां आ जाएगा, एफआईए के अंदर आ जाएगा। यहां पे ये लिखा हुआ है, ऑल पर्संस who were members of the special police immediately before such repeal including the specified person भी उसके साथ हैं, shall stand transferred to the agency and shall subject to the subsection 5, ये वाला जो है, अच्छा जी, be entitled to the same terms and condition to which they were entitled immediately before such repeal। वही बात जो मैंने बताई कि उनको 14वां स्केल मिला सब इंस्पेक्टर का, अभी भी वही रहेगा, उनकी तनख्वाह 60,000 तय हुई, अभी भी वो रहेगी, जो सेम टर्म्स एंड कंडीशन थी, प्रमोशन ये वो सारी चीजें उनकी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, सिर्फ वहां से निकल के कहां जाएंगे, एफआईए के अंदर आ जाएंगे। और इसके अलावा वो कहता है कि कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन एफआईए से पहले भी तो कोई देख रहा था ना, वो कौन देख रहा था, वो स्पेशल पुलिस देख रही थी, तो अब वो वहां से एज इट इज इंक्वायरीज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगी। अब आगे बेशक वही बंदा जो पहले स्पेसिफाइड पर्सन था वही बंदा एफआईए में आ गया, उसके पास वही केस चल रहा है किसी का पुराना, अब नए नाम से चलेगा, यानी कि वो एफआईए में डील कर रहा है उसे, ठीक है। तो इस बात का ये मतलब है। आगे देखते हैं जी, वो कहता है notwithstanding the repeal of the said order but subject to subsection 4 every specified person shall continue to be appointed in or under the provincial police। अच्छा, इसके साथ जो है ना यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं वो स्पेसिफाइड पर्सन के साथ। वो कहता है कि स्पेसिफाइड पर्सन जो है ना जिस पुलिस में था, मतलब कि जिस सूबे में था वो उसकी पुलिस में कंटिन्यू करेगा, लेकिन आगे जाके उसने एक और बात कर दी यहाँ पे आके वो कहता है कि अगर तो एफआईए का डीजी कहता है, अगर उसकी अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है, ठीक है जी, और ये खुद भी कहता है कि हाँ जी मैंने एफआईए में जाना है, तो अगर ये 3 बातें पूरी हो जाती हैं तो फिर 30 दिन के अंदर अंदर इसको तय करना पड़ेगा आया कि मैंने सूबाई पुलिस में रहना है, यानी कि अगर कोई पंजाब पुलिस में, कोई सूबा पंजाब का रिहायशी है कि उसने पंजाब पुलिस में रहना है या फिर उसने एफआईए में जाना है, वो 30 दिन के अंदर अंदर बताएगा। ये सारे एमसीक्यूज हैं। देखें, रिकमेंडेशन किसकी होगी जी, डीजी की होगी, और कंकरेंस किसकी होगी जी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, जहां से जिस सूबे से भी वो बिलोंग करता है, ठीक है। और फेडरल गवर्नमेंट में डायरेक्ट वो उसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि इस बंदे को क्या करें, ट्रांसफर कर दे। 30 दिन के अंदर अंदर उसने बताना है जी, अपनी विलिंगनेस देनी है कि मैंने एफआईए में आना है कि नहीं आना। और अब हम देखते हैं आखिरी
वो कहता है specified person referred to in clause A of subsection 2 and a person in respect of whom direction is issued under subsection 4 shall upon the repeal of the said ordinance or the case may be the issue of such direction case to hold a post in or under the provincial police concerned and shall entitle to the same terms and condition of service to which he was entitled immediately before such repeal or issue of such direction। तो इसमें इसका भी वही मतलब है कि जो चीजें पहले जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसकी वही वाली आगे कंटिन्यू हो जाएंगी। जो केस वो डील कर रहा था पहले एफआईए का मतलब स्पेशल पुलिस का, तो यहाँ पे आके वो उसी को डील करेगा। तकरीबन ये जो है ना हमारा एंड हो गया है। तो अब आपको मैंने मोटी मोटी सारी बातें बता दी हैं एफआईए की एक्ट को लेके। अब ये वाला भी मैंने आपको वैसे सारा पढ़ा दिया है, ठीक है। ये जो नीचे दिए हुए ना अथॉरिटी, ये वो लेटर नंबर हैं जिनके आने के बाद जो है ये चीजें इसके अंदर ऐड की गई, ठीक है। ये ऑफेंसेस, इसी तरह का कोई एक और लेटर आएगा और उसमें लिखा होगा कि यार ये चीजें निकाल दो, तो वो चीजें निकल जाएंगी, ठीक है। होप सो ये वाली आपकी बात क्लियर होगी। अब ये एक और लास्ट चीज है, वो ये है कि आप लोगों को इल्म है कि एफआईए का हमारा एक बैच जो है वो चल रहा था, वो अप्रैल में ही हमने स्टार्ट करवा दिया था जॉब्स आते ही, और एक जो है हमने अब जो है वो 8 मई से स्टार्ट करवाया है, ठीक है जी। तो 2 मंथ का ये सेशन होगा जिसके अंदर इंशाल्लाह आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएंगी। डेमो लेक्चर्स भी आप लोग इसी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है जी। और फेसबुक पे अपलोड है तो वहां पे भी मैंने लेक्चर डाले हुए हैं, तो वहां से आप लोग जो है वो डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो ये इसकी डिटेल्स है। 3000 पर मंथ जो है वो आपकी फीस है, और 2 मंथ का ये हमारा सेशन है जिसमें आपको लेक्चर मिलेगा। 1.5 घंटे का होता है तकरीबन 6 डेज अ वीक। इसी तरह एक्सेस जो है वो जो एंड ऑफ मंथ है तब तक रहेगी आपके पास, और अगर कोई दोनों महीने ज्वाइन करता है तो वो फिर टेस्ट डेट तक रहता है। फिर नोट्स हैं, आपकी डिस्कशन क्लास होती है वीकली जिसमें आप डायरेक्टली क्वेश्चंस करते हैं, जो भी आपकी कोई मसला मसाइल होता है या कोई बात आपको समझ नहीं आती या वैसे कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप वो करते हैं। टेस्ट होता है आपका वगैरह वगैरह, और ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमने जो कवर करवाने हैं। अब इसके अंदर जो ये लास्ट वाला आपको नजर आ रहा है ना, ये एफआईए एक्ट, ठीक है, ये वाला अभी आपका हो चुका है। तो मैंने लास्ट भी यही बताया था स्टूडेंट्स को कि मैं ये कवर करवा दूंगा आपको, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अब ये करंट अफेयर्स और ईडीएस ना लास्ट टाइम उसके अंदर मेंशन नहीं थे, ठीक है। तो अगर मेंशन नहीं थे तो आप अपने तौर पे इसको इंपॉर्टेंट कर लें, और जब तक कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं आ जाता तो आप पुराने वाले सिलेबस पे रिलाई कर सकते हैं। तो उसके अंदर भी ये वाली 2 चीजें जो है वो मेंशन नहीं थी, तो एफआईए का एक्ट भी नहीं था। बहरहाल ये मैंने आपको करवा दिया है, तो ये जनाब अली आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगली बात यह है कि अगर आप अच्छे तरीके से ये सेशन अटेंड करते हैं तो वो जो आपका एडी और इंस्पेक्टर की जॉब्स आनी है तो उसके लिए भी आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बहुत फायदेमंद रहेगा, ठीक है जी। तो आज जो है वो मुकम्मल तौर पे हमने एफआईए का एक्ट देख लिया, और जो पॉसिबली इसके एमसीक्यूज बनते थे मैंने वो भी आप लोगों को बता दिया। अब एक और चीज़ ये है कि आप लोग मोस्टली जो है वो वीडियोस देखते हैं लेकिन इसको लाइक नहीं करते या सब्सक्राइब नहीं करते, तो वो काम भी किया करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए, उन्हें पता चले यार किसी ने बड़े अच्छे बेहतर अंदाज में जो है एक एक्ट पढ़ाया हुआ है, तो उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो फ्री में ये वाली देख लें। जितना मतलब फ्री है यूट्यूब पे वो तो कम से कम देखें ना, बाकी तो पेड में हम सेशन में ये चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।